इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन डेली 1 मिनट साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो आईएफपीएच द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान है, डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा। डॉक्टर रजनीश, मैं आपका स्वागत करती हूँ सर। और डॉक्टर रजनीश का एक छोटा सा मैं इंट्रो देना चाहूंगी। डॉक्टर रजनीश बीएससी, बीएचएमएस और एमडी और पीएचडी है होम्योपैथी में। काफी बड़ा क्वालिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने बीच में डिप्लोमास भी किए हैं लंदन और यूके से। और ये विशिष्ट कार्यकारिणी सदस्य हैं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के। और उसी एसोसिएशन यानी दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन का जनरल है एनेमेनियन होम्योपैथिक संदेश, जिसके वे मुख्य कार्यकारी संपादक भी हैं। और आजीवन सदस्य भी हैं होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय होम्योपैथिक चिकित्सक संस्थान और भारतीय मेडिको लीगल और एथिक्स एसोसिएशन के। इसके साथ साथ मुख्य प्रबंध निदेशक भी हैं होम्योक्योर और रिसर्च इंस्टीट्यूट, वैभव होम्योपैथिक फार्मा और स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और काफी सारे इन्होंने केस प्रेजेंटेशन और लेख प्रस्तुत किए हैं और बुक्स को भी ऑथर किया है। तो काफी वेरीड इनका एक्सपीरियंस और फील्ड रही है होम्योपैथी से रिलेटेड। और हमारे लिए ऑनर की बात है कि डॉक्टर रजनीश आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। और डॉक्टर रजनीश का जो आज का टॉपिक है कि आधुनिक उपकरणों का होम्योपैथी में क्या रोल है, यानी कि टेक्नोलॉजी जो अब जो रोज अपडेटेड हमें टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, उसका होम्योपैथी में क्या रोल प्ले करते हैं, उसके ऊपर डॉक्टर रजनीश आज हमारे साथ अपना नॉलेज और विजडम शेयर करेंगे। तो डॉक्टर रजनीश, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं सर। आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ आपके समक्ष अपने विचार रख सकूं। और बहुत कम होम्योपैथ्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, क्योंकि सिम्टम मैच करके मेडिसिन दे देते हैं, डायग्नोसिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, मैं तेरा शेयर करूंगा। आज का टॉपिक थोड़ा एलेबोरेटेड है, रोल ऑफ मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स इन होम्योपैथी एंड लीगल एस्पेक्ट्स। हमें ये भी देखना पड़ेगा बीइंग होम्योपैथ्स की हमारी लिमिटेशंस कितनी है, क्योंकि बहुत से ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल्स हैं जो हमें अलाउड नहीं है, केवल वो एमबीबीएस डॉक्टर्स को ही अलाउड है। क्योंकि हमारी काउंसिल ने कहीं भी उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा कि सब्जेक्ट सारे जो बराबर हमें पढ़ाए जाते हैं, एनाटॉमी से लेके सारे सब्जेक्ट हमारे कॉमन है। सिर्फ हमारी फार्मेसी, उनकी फार्मेकोलॉजी डिफरेंट है, हमारी फार्मेसी अलग है। हमारी मेडिसिन अलग है, उनकी मेडिसिन अलग है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है वो तो सारे सेम है और सिलेबस भी इक्वल है। उसके बाद भी हमें बहुत से राइट्स नहीं दिए गए। तो ये इसीलिए है क्योंकि हम साइलेंट हैं, हम उन्हें यूज नहीं करते उन अधिकारों को। इस वजह से जो है वो हमारे अधिकारों का हनन हो जाता है और सरकार भी उस पर ध्यान नहीं देती है। तो मैं आगे स्टार्ट करूंगा कि पहले तो मैं ये बताऊं आपको शॉर्ट में कि हमें मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स की जरूरत क्यों है। जिससे मैं पहले शुरुआत में हल्का सा एक रूपरेखा बना देता हूँ कि हमें नीड क्यों पड़ेगी। जैसे थायराइड किसी को हो गया तो हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म हमें कैसे पता चलेगा। वो पता लगाने के लिए हमें कोई ना कोई इक्विपमेंट चाहिए जिससे हम जांच कराएंगे। क्योंकि हम लिख देते हैं पर्चे पर जांच करा लाओ, वो जांच करा के किसी टेक्नीशियन से या एलोपैथिक डॉक्टर जो पैथोलॉजिस्ट होता है, वो हमेशा एलोपैथिक होता है, होम्योपैथिक तो पैथोलॉजिस्ट होता ही नहीं है, जबकि उसने बराबर पढ़ी होती है। तो एक एमबीबीएस डॉक्टर लैब खोल के बैठा हुआ होता है, हम उसके पास जाके या उसके पास पेशेंट को भेज के जांच करा देते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है कि थायराइड का लेवल क्या है, हमारा टीएसएच लेवल क्या है, T3 T4 लेवल क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डोजेस को, मेडिसिन को मॉडिफाई करते हैं और कितने लंबे समय तक हमें इलाज करना है वो भी करते हैं। और जो केसेस हम ठीक कर लेते हैं, उन केसेस को हम डिफरेंट सेमिनार्स में या मैगजीन्स में या आर्टिकल्स में हम उनको प्रेजेंट भी करते हैं। तो ये जो टूल्स हैं, इनकी वजह से जो एविडेंस जनरेट होता है, एक रिटन में हमें एविडेंस मिलती है कि हमने ये केस ट्रीट किया और वो ठीक हुआ। तो एविडेंस कौन देता है? डायग्नोस्टिक टूल की वजह से मिलता है, क्योंकि वो रिपोर्ट जनरेट करके देता है। अब जैसे कैंसर है, अब हमें एक्सरे भी चाहिए, सीटी स्कैन भी चाहिए, एमआरआई भी होता है, बायोप्सी भी करनी होती है। इनके लिए भी टूल्स का इस्तेमाल होता है। डायबिटीज है, हम ग्लूकोमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लूकोमीटर एक छोटा सा टूल है, ये भी तो एक टूल है। तो ये घरेलू है इसलिए हम इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन अगर हम यही कोई बड़ा इक्विपमेंट लगाएं तो क्वेश्चन आ जाएंगे।
हार्ट की बीमारियां हैं तो उसके लिए हमें ईसीजी चाहिए होता है, इकोकार्डियोग्राफी चाहिए होती है। तो ये अगर होम्योपैथ्स के लिए एप्लीकेबल हो जाए या होम्योपैथ्स को अलाउड हो जाए तो बहुत से डायग्नोसिस होम्योपैथ डॉक्टर खुद कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट पेशेंट को अच्छा करके दे सकते हैं। अभी होम्योपैथी की क्या पूरे आयुष की डिपेंडेंसी एलोपैथी पर है। हम खुद से ही कराते हैं, हम नहीं कर पाते। अब लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, लिवर की हमें जांच की जरूरत पड़ती है। एक फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी का एक्सरे कराना है, जॉइंट्स का एक्सरे कराना है, वो भी एलोपैथी वाले डॉक्टर के यहाँ होता है। लेकिन टूल्स सारे इस्तेमाल होते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसे एक मैं केस का एग्जाम्पल दूं, श्रीमती उषा वर्मा नाम की एक पेशेंट आती है, पेशेंट से कंसल्ट लीजिए इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। 65 किसी पेशेंट को दिखाने के लिए आई थी एज अटेंडेंट। और हुआ क्या, उनको बाहर रिसेप्शन पे बैठे बैठे लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन हुआ बहुत तेज, बाएं हाथ में और जबड़े तक आ गया, साथ में खूब पसीना, सांस लेने में कठिनाई और बेचैनी शुरू हो गई। डायग्नोसिस लगा कि हार्ट की कोई बीमारी है, शायद एंजाइना पेक्टोरिस हो या हार्ट अटैक आ रहा हो। अब मेरे पास बाई चांस ईसीजी मशीन है, मैंने इमीडिएटली ईसीजी लिया, मुझे पता लग गया इनको एंजाइना पेक्टोरिस है। और क्या दिया, एकोनाइट वनम की एक डोज तुरंत दी और कैक्टस 30, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस उनको प्रिस्क्राइब कर दिया। एकोनाइट की डोज से उनको रिलीफ हो गया। जैसे निपटिपिन या सॉर्बिट्रेट ये काम करती है जीप के नीचे रखनी पर, उसी तरीके से एकोनाइट ने काम किया। वजह क्या थी हार्ट अटैक की? एंजाइना पेक्टोरिस की। जिस कैंडिडेट को वो दिखाने लायक थे अपने पोते को, वो अचानक रिसेप्शन में फिसल के गिर गया और सिर में चोट लगने से बेहोश जैसा हो गया, सदमे में से आ गया। तो उसको देख के वो इतना डरी कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो एकोनाइट वाज द रेमेडी। अब बाएं तरफ छाती में जो दर्द होता है, इसमें तो मैंने ईसीजी कर लिया क्योंकि मुझे एकदम से मिल गया कि इसमें जो है इस तरह की प्रॉब्लम इनको इसलिए हुई कि बच्चा गिरा और उसकी वजह से सदमा हुआ और उससे उनको हार्ट में जो है प्रॉब्लम हुई। ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड के चेस्ट पेन की तो बहुत सारी वजह होती है, सैकड़ों वजह होती है, कुछ मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। तभी मैं टूल्स की बात करूंगा आगे। इसमें ईसीजी मशीन एज ए टूल इस्तेमाल की डायग्नोस्टिक। एंजाइना पेक्टोरिस हुआ तो मैं हार्ट की मेडिसिन दूंगा। मेरा दिमाग उसमें जाएगा कि हार्ट में कुछ हो रहा है, तो मैं वो ग्रुप में जाऊंगा मेडिसिन जो हार्ट पर एक्शन देती है। जैसे मैंने उसमें एकोनाइट्रोल कैक्टस दिया। मायोकार्डियल इंफाक्शन अगर होगा तो मैं रेमेडीज इंफाक्शन की दूंगा, जिसमें आर्सेनिक एल्बम, लेट्रोडक्टस, एकोनाइट टाइप की मेडिसिन जाएंगी। अगर उसे पेरिकार्डाइटिस होगा, उसकी वजह से पेन हो रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्लूरसी वाली, पेरिकार्डाइटिस वाली, प्लूरल इफ्यूजन वाली मेडिसिन, स्पाइजीन या ब्रायनिया आर्निका टाइप की मेडिसिन में जाऊंगा। मैं उधर सोचूंगा ही नहीं आर्सेनिक एल्बम, लेट्रोडक्टस की तरह। अब अगर मैं डायग्नोसिस कर पाऊँ कि उसे जीईआरडी है, अगर मैं एंडोस्कोपी कर पाता तो मैं एंडोस्कोपी करके देखता कि उसको एसिडिटी तो नहीं है, जीईआरडी तो नहीं है जिसकी वजह से उसको लेफ्ट साइड का चेस्ट पेन हो रहा है। गैस्ट्राइटिस के पेन्स अक्सर मिमिक करते हैं लेफ्ट चेस्ट पेन के लिए। कार्डिक पेशेंट अक्सर आते हैं, बाईं तरफ छाती में बड़ा तेज दर्द हुआ, डॉक्टर साहब के पास गए थे, इसीलिए तो नॉर्मल है, लेकिन उन्होंने मुझे हार्ट की दवाई दी, मैं ठीक हूँ। और ये नहीं जानता कि उसको जो एंटासिड दिया गया वो उससे ठीक हुआ। प्लूरिसी होगी तब भी चेस्ट पेन होगा। अब लेफ्ट साइड की प्लूरिसी में लेफ्ट साइड का पेन होगा, तब मैं रेस्टॉक्स फॉस्फोरस में जाऊंगा। न्यूमोथोरेक्स हो गया, अंदर हवा भर गई फेफड़े में अचानक होने में, तो मैं क्या करूंगा, लाइकोपोडियम, एकोनाइट और स्पाइजीलिया वाले ग्रुप में जाऊंगा। अब मैं फॉस्फोरस कार्बोनेट में नहीं जाऊंगा। अगर पैनिक अटैक है, सब साइकोलॉजिकली हो रहा है, तब मैं क्या करूंगा, मैं एकोनाइट, जैल्सीनियम, अर्जेंटिन नाइट्रियम वाले ग्रुप में जाऊंगा। तो ये साइड में चेस्ट पे जो पेन था उसकी बहुत सारी वजह थी। तो हर वजह के हिसाब से, हर डायग्नोसिस के हिसाब से मेडिसिन चेंज हो रही है। अगर हम गलत डायग्नोसिस होगा, अगर हार्ट के पेन में हम मसल की दवाई देंगे, के पेन में हेमोरेजिक पेन की दवाई देंगे, तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस की टूल्स की जरूरत है। ये मैंने छोटी सी भूमिका बनाई जिससे मैं लेक्चर को आगे बढ़ा सकूं। अब हमें सबसे पहली चीज ये देखनी चाहिए कि डायग्नोसिस है क्या चीज। डायग्नोसिस की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? होम्योपैथी में तो सिम्टम मैच करने के सिम्टम पेट से देते ही मिरेकल होता है, और सभी लोग करते हैं, खूब होते हैं, रोज होते हैं, अच्छे अच्छे क्योर होते हैं। तो उसको समझने के लिए कि हम इसको साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकें, डायग्नोसिस की जरूरत पड़ेगी। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस एक ऐसी कला है जिसमें हम बीमारी के साइन और सिम्टम्स को एकत्रित करके कोई नाम दे देते हैं कि इस टाइप से अगर ये सिम्टम अपीयर हो रहे हैं या इस तरह के साइंस अपीयर हो रहे हैं, तो सारे मिलकर ये एक बीमारी का नाम आ गया, वो डायग्नोसिस है। तो डायग्नोसिस का होम्योपैथी में जो इंक्लूड कर रहा हूँ, एक मेरा नया आइडिया है। लेकिन ये मुझसे पहले क्लार्क साहब ने किया था, जीएच क्लार्क साहब ने बहुत पहले ये आइडिया निकाल लिया था। उनके अगर प्रिस्क्राइबर किसी ने पढ़ा हो क्लार्क साहब का, उस पर लिखा है इन मोस्ट केसेस देयर आर मोर रेमेडीज देन वन दैट विल बेनिफिट। वो कहते हैं कि ज्यादातर केसेस में
एक ही बीमारी के लिए, एक ही तरह के पेशेंट के लिए कई सारी दवाइयों की लिस्ट सामने आती है। और जो पहली वाली है सिमिलर रिपर्टरी में, जो पहली वाली होती है सबसे ज्यादा सिमिलर होती है, दूसरी उससे कम, तीसरी उससे कम, लेकिन कोई भी रेमेडी ऐसा नहीं काम नहीं करेगी। अगर पहली रेमेडी से हमारा रिजल्ट नहीं मिला तो दूसरे दो, दूसरे से नहीं मिला तो हो सकता है तीसरी ठीक कर दे। तो कोई अगर हमने पहली बार में तीसरी चौथी दे दी तो कुछ वो भी पहुंच जाएगी। तो, तो जैसे सिम्बेटिक किस तरह की होंगी, ऑर्गन की सिमिलरिटी, डिजीज और ड्रग की सिमिलरिटी, टिश्यू की एफिनिटी, टिश्यू कोई पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू पर ज्यादा काम करने वाली दवाइयां होती हैं, कोई किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पर ज्यादा काम करने वाली दवाइयां होती हैं। तो इस तरीके से और कुछ डायलिसिस पेशेंट्स के अलग अलग होते हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जो यूरिक एसिड डायलिसिस की हो गई या अलग अलग, तो वो डायलिसिस की सिमिलरिटी है। कुछ सिमिलरिटी ऐसी सेंसेशंस की होती है कि ऐसा सेंसेशन आ रहा है, सेंसेशन एज इफ, तो उसकी सिमिलरिटीज अलग होंगी। ऐसी अलग अलग टाइप की सिमिलरिटीज होती है, क्लास सामने बहुत अच्छा समझा। अब अगर नाइन्थ एडिशन निकाले बोरिक साहब का मैथमेटिका का, तो उन्होंने एक चीज देखी है, बड़े ध्यान से आप इसको प्रीफेस पे देखिएगा, आपको मिलेगा। तब तो इसको शॉर्ट में हिंदी में कर देता हूँ कि जो हमारी मैथमेटिका में रेमेडी पिक्चर जो बनी है, जो रेमेडीज के बारे में मैथमेटिका बनी है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, फास्ट एंड एक्सट्रीमली इलोबरेटेड टेक्स्ट है उनके। तो कहते हैं कि बिगिनर्स के लिए और जो बिजी प्रैक्टिशनर्स हैं उनको पढ़ने में, रिवीजन करने में और अप्लाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हमें ये करना चाहिए कि उनमें से जो कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जो ऑर्नामेंट्स की तरह सजा सजा के प्रस्तुत किया गया, उन चीजों को वहां से हटा देना चाहिए। केवल काम की चीजें उसमें होनी चाहिए, बातों को घुमा फिरा के ना लिखें, कम शब्दों में बयान करें। फिर लिखा है आगे उन्होंने, बोरिक साहब ने, जो बल्कि और डिफिकल्ट टेक्स्ट है मैथमेटिका का, उसको सिंपल यूनिवर्सल मेडिकल टेक्नोलॉजी में उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए। ये विलियम बोरिक साहब की मैथमेटिका के प्रीफेस में आप देखेंगे, उसे हम बोलेंगे डायग्नोसिस। ये बोरिक साहब ने एक कंटेम्प्रेरी आज के एरा में डायग्नोसिस पेशेंट भी पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे कौन सी बीमारी, क्या हुआ है। तो उस डायग्नोसिस को अगर हम समझेंगे तभी हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अब पेशेंट का भी राइट बन गया, अब तो राइट ऑफ द पेशेंट के सामने आ गए कि पेशेंट का राइट है, वो हमसे अपना डिजीज के बारे में पूछ सकता है, हमारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, ये उसका अधिकार बन गया। तो हमें डायग्नोसिस पेशेंट को तभी तो बताएंगे जब हमें क्लियर होगा। तो उस डायग्नोसिस के करने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स की भी जरूरत पड़ती है, उसके लिए बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। अब अगर देखें कि जो ऑर्गनॉन था, ऑर्गनॉन में पहले ही लिखा हुआ था, हनीमैन साहब ने अपने उसमें सब कुछ लिखा है ऑर्गनॉन के अपनी बुक में। हमने उसको समझा नहीं या अप्लाई नहीं किया या उनको छोड़ दिया, हमने पढ़ा नहीं। उसको अगर ध्यान से देखें कि पहले तो ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन क्या चीज है, दिस इज द की टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द लॉज एंड साइंटिफिक रूल्स इन ट्रीटिंग द सिक विदाउट फेलियर। अगर हम होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है, साइंटिफिक रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, उसमें लिखा है उन्होंने गैल्वेनिक करंट्स, आपको ध्यान होगा कि जेंटल मसाज, हीट, इलेक्ट्रिक शॉक्स और एंटीडोट्स टू द पॉइजन्स, उन्होंने लिखा है सारा कुछ। तो मॉडर्न साइंटिफिक बातें उन्होंने उस समय कर दी थी, जिस समय मतलब वो बुक लिख रहे थे, उस जमाने में उन्होंने वो लिख के दिया था। तो मॉडर्न आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उसको कर नहीं रहे, हम केवल सिम्टम्स पे बैठे हुए हैं। जबकि हनीमैन साहब ने पहले भी लिखा था कि हमें ये देखना चाहिए व्हाट इज क्यूरेबल इन डिजीज एंड व्हाट इज क्यूरेटिव इन रेमेडीज, कि उन्होंने अपने अफोरिज्म में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। तो व्हाट इज क्यूरेबल इन डिजीज, इसका क्या मतलब हुआ कि कौन सी डिजीज हम ये पता लगाएं, और उस डिजीज की प्रोग्नोसिस क्या है, उस पर हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, कितना ट्रीट कर सकते हैं, कितना वो ठीक होगी या नहीं होगी, या क्या उसका आगे फ्यूचर है, इसको हम समझें तभी तो हम इलाज कर सकते हैं। ये सब हनीमैन साहब की बातें हैं। अब मैं जो सोचता हूँ कि अगर हम हनीमैन साहब के ऑर्गेनॉन को मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ कोरिलेट कर दें, तो हमें दूसरे एलोपैथिक सिस्टम के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो या तो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। बंद तो होना मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए वो लोग, उतने बड़े इक्विपमेंट हम नहीं लगा सकते जो हमें अधिकारी नहीं है। तो हम कुछ डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। वरना अभी तक हमारे साथ क्या हो रहा है, स्वीट स्वीट विल मिरेकल मैन, मीठी बोली वाले मिरेकल मैन हम बने हुए हैं। तो उससे हमें आगे निकलने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। वर्जन 3 देखिए, 6 एडिशन में ऑर्गेनॉन के, ए ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट अडेप्ट्स व्हाट इज क्यूरेटिव अबाउट ईच मेडिसिन एंड व्हाट इज डिजीज इन इंडिविजुअल टू एंश्योर देयर रिकवरी। मेडिसिन में क्या चीज क्योर करने वाली पावर है और डिजीज में क्या चीज ऐसी है जो हम क्योर कर सकते हैं। और ऑब्स्टिकल को रिमूव करने के लिए उन्होंने पॉज ऑफ जेनरलिस और मेंटेनिंग पॉज को रिमूव करने की बात कही।
तो वो तभी तो रिमूव करेंगे जब हम उसको समझ पाएंगे ये क्यों हुआ, या वो डिजीज में क्या चीज क्योरेबल है। तो हनीमैन साहब ने ऑर्डर दिया हुआ है तो हमें फॉलो करना चाहिए, डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा। अब 71 ऑफ में क्या कहते हैं, द ऑपरेशन ऑफ क्यूरिंग इज कंप्राइज्ड इन थ्री फॉलोइंग पॉइंट्स। कैसे, हाउ इज द फिजिशियन टू असर्टेन व्हाट इज नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज। अब उसे पता तो चलिए कि डिजीज में क्या क्योरेबल। हाउ इज टू गेन knowledge of instruments adapted for the cure of the natural disease, the pathogenetic powers of the medicines। अब नॉलेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स अडेप्टेड फॉर क्योर, इसमें उन्होंने खाली यही नहीं कहा कि जो पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन है, इसमें सारे इक्विपमेंट हमारे यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग दीज आर्टिफिशियल मॉडिफिक एजेंट्स और मेडिसिन फॉर द क्योर ऑफ द नेचुरल डिजीज। अब हमें रेमेडी की नॉलेज है। तो ये मैं जो समझाना चाह रहा था कि ये मेरा आइडिया नहीं है, ये क्लार्क साहब का, बोरिक साहब का, हनीमैन साहब का खुद का आइडिया था कि हमें डिजीज को समझना पड़ेगा, डिजीज में कितना क्योरेबल है कितना इनक्योरेबल है वो हमें देखना पड़ेगा। डायग्नोसिस का मतलब आगे देखें कि डायग्नोसिस मींस द आर्ट एंड एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द डिजीज फ्रॉम इट्स साइन एंड सिम्टम, ये मैंने पहले बताया। और हनीमैन साहब की मैंने बात कही, बोरिक साहब की बात कही, बोरिक साहब की रिपीटेशन है। सपोज एक पेशेंट आपके पास आता है, अब पेशेंट को आप थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि डायग्नोसिस की और टूल्स की क्या वैल्यू होगी वहां तक पहुंचने के लिए। अगर मैं किसी पेशेंट को ना मान के मुझसे कहूँ कि पोर्ट्रेट बनाना चाहिए, हम रेमेडी पिक्चर ही तो बनाते हैं, हमें मेडिसिन एक रेमेडी पिक्चर बनाते हैं, उस पिक्चर के हिसाब से ही हमें ट्रीटमेंट देना होता है। हम पेशेंट की लैंग्वेज को समझते हैं और दिमाग में रेमेडी हमारे आने लगती है, उसके हिसाब से हम डायग्नोसिस रेमेडी का बनाते हैं। अगर मैं पेशेंट आया मेरे पास, मुझसे पूछूं तो भाई पेशेंट बताओ आपको क्या है, कह रहा मैं जहाँ गया था वहां पर व्हीकल्स थे, वाहन बहुत सारे वाहन थे, बहुत सारे लोग थे, काफी सारी दुकानें वहां पर थी, कई सारे साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, बिजली के खंभे गड़े हुए थे, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें वहां पर थी, उनमें लाइट लगी हुई थी साइडों में, वहाँ होटल भी बने हुए थे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग भी थी, कुछ पेड़ भी थे, कुछ पौधे भी थे। अब इतनी बात उसने बताई तो मेरे दिमाग में क्या रहा, ये कोई गाँव तो नहीं हो सकता, ये कोई छोटा कस्बा भी नहीं होगा, कि बड़ी होटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, और इतने इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें लगी हुई हैं, और ट्रीज भी, प्लांट भी, तो कोई बहुत बड़ा सिटी होगा, कोई मेट्रो सिटी की बात हो रही है, इतना तो मेरे समझ में आ गया। लेकिन वो सिटी है कौन सा, ये मैं नहीं समझ सकता। तो उस सिटी को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, डायग्नोसिस के पेशेंट ने सिम्टम बताए कि मैं ऐसी जगह गया, या बीमारी के सिम्टम को हम कंपेयर बाद में करेंगे। अब मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया, मैं क्या पूछ रहा हूँ, बाजार में भीड़ थी क्या, उस बाजार का नाम क्या था, वो नहीं बता पाया। व्हीकल किस टाइप के थे, खाली अगर मान लो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर लगे हुए थे तो मैं कहूँगा कोई ट्रांसपोर्ट का एरिया, बोले कार, बाइक, टेम्पो, बसेस वगैरह। यार हाँ साहब, उनमें कुछ लिखा था क्या, आप नहीं पता। लोग किस टाइप के थे, उनके कपड़े, उनके रहन सहन, उनका पहनावा कैसा था, आपके पास अंदाजा लगा हुआ है नहीं। कोई ऐसी दुकान थी जिसमें कोई चीज पॉपुलर होती, जैसे आगरा का पेठा पॉपुलर है, या जयपुर का दाल बाटी चूरमा पॉपुलर है, कोई ऐसा कोई नहीं साहब। साइन बोर्ड में कोई पता लिखा था नहीं, नहीं साहब, मुझे नहीं पता। इलेक्ट्रिक पोल थे, ब्रॉड रोड थी, लाइटिंग थी, होटल का किसी का नाम पता है, ताज होटल होगा तो वहां पर होगा, अंदाजा लगाओ, बोले नहीं साहब। अब मेरा डायग्नोसिस बताओ। तो ये डायग्नोसिस का मतलब इसे चाहे डिजीज डायग्नोसिस माने, चाहे मेडिसिन रेमेडियल डायग्नोसिस माने। हमने केस टेकिंग जो करने की कोशिश की, उसमें हमें अभी तक ये नहीं पता चला, सिर्फ इतना पता चला कि कोई मेट्रो सिटी की बात हुई है, लेकिन वो सिटी कौन सा, उसकी जगह कौन सी, हमें नहीं पता चला, क्योंकि कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक चीज नहीं आई, जनरल सा है। अगर वो मुझसे आके बोलता इतना टेक्स्ट ना बता के कि मैं एक मेट्रो सिटी गया था, तो मेरे दिमाग में ये सब चीज पहले आ जाती, व्हीकल, पीपल, शॉप, साइन बोर्ड, ये सब चीजें। इसका मतलब इसका डायग्नोसिस क्या हुआ, मेट्रो सिटी। तो अगर हम यहाँ पर डायग्नोसिस का टर्म इस्तेमाल करने लगे तो हमें इतने सारे जो केस टेकिंग है ये छोटी हो जाएगी। अब इसका नाम कैसे ढूंढेंगे, देखिए एक पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है, इसमें जो कुछ अभी डिस्कस हुआ वो सारा कुछ है, इसमें होटल भी है, तमाम सब इसमें व्हीकल्स और ये सब चीजें हैं, मार्केट भी है, और बहुत बड़ा मार्केट है, मस्जिद भी दिख रही है, तमाम चीजें। अब जिसने इसे एक्सपीरियंस किया है, जो पुराना प्रैक्टिशनर है, जो इस तरह की प्रैक्टिस कर चुका है, बहुत सारे पेशेंट देख चुका है, वो तो कह देगा ठीक है इसमें ये तो ये वाली पेशेंट, लेकिन ये जगह है ये पेशेंट, तो इसको आप डिजीज मानिए या रेमेडी मानिए, कुछ भी मानिए। जिस जो इसे नहीं जानता वो क्या बोलेगा। अब किसी भी साइन बोर्ड पर जगह का नाम नहीं लिखा हुआ, थोड़ा उसको बाहर से देखते हैं और ज्यादा डिटेल्ड आ गया, एक मोड़ और दिखने लगा। चूंकि मैं इस जगह जा चुका हूँ, ये दिल्ली का दरियागंज है,
मैं गया हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये दिस इज दरियागंज, चाहे डिजीज दरियागंज हो चाहे रेमेडी दरियागंज हो। तो इसमें मैंने बाकी चीजों को नहीं देखा, मैंने एक दो चीज देखी कि इसमें जो है लॉर्ड कृष्णा लिखा है, ये जो है इसमें एक होटल है इसमें बीच में, पायनियर होटल या जो भी है। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर, ये उस जगह पर है, तो ये डायग्नोसिस बन गया। तो इसमें एक्सपीरियंस वाले ही कर सकता है, नया आदमी नहीं कर पाएगा। तो हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो करेक्टरिस्टिक हो, सही डायग्नोसिस पहुंचेगा, डिजीज का हो जा रहे हैं तो आगे देखें, इसे पहचाने। इसमें थोड़े क्लूज मिल जाते हैं आपको। बस के ऊपर बांग्ला लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, सोनी बंगाल की कोई जगह। पुलिस वाले ने सफेद कपड़े पहने हैं, जो कि वेस्ट बंगाल की पहचान है, वहाँ पुलिस को सफेद कपड़े पहनाते हैं। तो इसका मतलब ये ही बंगाल है और पश्चिम बंगाल का कोई सिटी है। अगर हमने ये बिल्डिंग कभी देखी होगी तो हम कह सकते हैं ये बड़ा बाजार है हावड़ा। तो इसमें हमें कुछ क्लू मिला, ये केस टेकिंग थोड़ी बेटर है, ये बहुत अच्छी केस टेकिंग है। देखिए ताजमहल सामने आ गया, लाल किला आ गया, ये तो आगरा है। अब इसमें हमने कितना रेयर पिक्यूलियर गाइडिंग सिम्टम हमारे पास है कि इसमें ताजमहल है, तो आगरा हमारा कंफर्म हो जाता है। लेकिन ताजमहल किस साइज का है, डुप्लीकेट तो नहीं है, वो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड से। ये जगह देखिए, लाल किला दिखाई दे रहा है, दिल्ली है। तो ये रेयर पिक्यूलियर सिम्टम हमारे पास है डायग्नोस करने का, ये वाला। इसे देख के हम नहीं बता पा रहे ये कौन सा कस्बा है या क्या है। लेकिन किसी की दूसरी जगह की जब फोटो हम लेते हैं, दूसरे चौराहे की, तो हमें थोड़ा सा और एलिबोरेट होना शुरू हुआ कि यहाँ बीकानेर मिष्ठान भंडार है, फास्ट फूड है, कुछ है। और हमने तीसरी जगह देखी इसकी, दिल्ली गेट नगर पालिका झज्जर, ये झज्जर का फोटो। तो दिस इज रियल पिक्यूलियर की, जहाँ पर झज्जर का दिल्ली गेट हमने फोटो में लिया। तो जो भी केस टेकिंग हम करें उसमें रियल पिक्यूलियर्स ऐसे आने चाहिए जो हमें सही डायग्नोसिस डिजीज में और सही डायग्नोसिस मेडिसिन में पहुंचा सके। अब फोकस करने वाली बात है, देखिए सबको पता है कि महाभारत में जब द्रोणाचार्य पांडवों को और कौरवों को जब धनुष विद्या सिखा रहे थे, तो उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा था कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है, इसकी आंख में निशाना लगाना है। तो सबसे पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है पहले वालों से, बोले साहब पेड़ है, झोपड़ी है, नीचे घास है, आकाश है। उसे हटाया, दूसरे को बुलाया, दूसरा कहता है कि चिड़िया बैठी है एक डाल के ऊपर। अर्जुन को बुलाया कि भाई तुम्हें क्या दिखता है, बोले आंख दिखाई दे रही है। अब उन्होंने कहा निशाना लगाओ, आंख पे निशाना लग गया। तो ये बोरिक साहब की थीम थी कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना, तो चिड़िया की आंख ही होना, ये बाकी की जो डेकोरेटिव आइटम्स है पीछे की, ये नहीं होने चाहिए। अब आगे देखें, बोरिक साहब ने फिर एक्सप्लेन किया कि जितने भी, बल्कि वो सबको हटाने के बाद इन डायग्नोसिस जो है इलनेस का, ये हमें बहुत जरूरी है, जिससे कि हम समय बचा सकें और बेटर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकें और हम स्टेटिस्टिकल डाटा भी बना सकें। डिजीज वाइज कौन सी डिजीज से कितने पेशेंट आए, क्या प्रोग्नोसिस रही, कैसे क्या हुआ, ये हम पब्लिश करा सकें। अब हनी मैन ने आपने वो फिर कहा कि व्हाट इज क्यूरेबल इन डिजीज, वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड रिमूव द मेंटेनिंग कॉज। अब फॉर में लिखा है उन्होंने, तो पहले रिकॉग्नाइज करना है, डायग्नोस करना है, तब रिमूव होगा। फिफ्थ में लिखा है पे अटेंशन टू द एक्साइटिंग कॉज और फंडामेंटल कॉज विच इज यूजुअली क्रोनिक डिजीज। इसको डायग्नोस करना पड़ेगा कि हैबिट से तो नहीं हो रही, उसकी एक्टिविटी से नहीं हो रही, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, वो डायग्नोस करना पड़ेगा। फिर मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, उन्होंने साफ लिखा डिजीजेस आर द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स। अगर टोटलिटी ऑफ द परसेप्टिबल सिम्टम हमें मिल गई तो हमारा डिजीज का डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। To cure, you only need to treat the totality, not symptomatic variation. A single symptom is not a disease. Single symptom disease नहीं होता है, लेकिन totality of the symptoms with individualization वो हमारा परमानेंट होगा। हमें डायग्नोस्टिक टूल्स क्यों चाहिए? सबसे पहले हमें ये डायग्नोस करके देखना पड़ेगा कि ये केस हमारे लायक है, हम उसे ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किस टाइप का ट्रीटमेंट हम उसे देना है, सर्जिकल देना है, फिजियोथेरेपी देनी है, या होम्योपैथिक मेडिसिन देनी है। तो कौन सा केस हम लें? फिर ऐसे केसेस को हम एलिमिनेट कर दें जिनमें सर्जरी या मैकेनिकल मैनेजमेंट की जरूरत है, जिसमें हमारा रोल ही नहीं है, हम उनको हटा दें यहाँ से। अब डायग्नोसिस करेंगे तो क्या होगा, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बना लेंगे, कैसे कि आने वाले समय में इसको और कौन कौन सी बीमारियां बन जाएंगी। हम सब जो डिजीज के सिम्टम है या आर्टिफिशियल सिम्टम्स या सीरो सिम्टम, उनको हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो रहा है किसी पेशेंट का, तो हमें डायग्नोस करने के लिए टूल्स की जरूरत उसमें भी है कि हमने ट्रीटमेंट तो सोराइसिस का किया, लेकिन उसको सोराइटिक आर्थराइटिस हो गई, या उसको कार्डियोपैथी हो गई, कार्डियोमायोपैथी हो गई, या उसके आई में यूवीआईटिस हो गया, तो हमें आई को देखने के लिए फंडोस्कोप की भी जरूरत पड़ेगी। अब
एक्यूट एंड क्रोनिक मैनिफेस्टेशन जो है उनमें हम सिम्टोमेटोलॉजी अगर मैच करती है कई लोगों की, उनको हमें अलग अलग करना पड़ेगा कि कौन से डिजीज के सिम्टम है, कौन से नॉर्मल सिम्टम है, कौन से इंडिविजुअल के सिम्टम्स है। डायग्नोसिस से हमें क्या मिलेगा, पैथोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी आइडिया मिलेगा। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है तो हम कह सकते हैं इसका यूरिक एसिड डायथिसिस है, और इसको जो है हम ऐसी डाइट दें जिसमें प्रोटीन कम से कम हो, ताकि उसको जो है यूरिक एसिड ज्यादा ना बने, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। डायग्नोसिस, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट्स और डायग्नोसिस डेफिनेटली हेल्प अस टू एक्सेस द इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑफ द डिजीज, मेडिसिन एंड प्रोग्रेस। अब अगर हमने सर, एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा एक मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा सर। डॉक्टर दीपमाला, आप चेक कीजिए, कोई आदमी आपको मैसेज का जो है सो बहुत ही गड़बड़ ये कुछ टाइप कर रहा है, उसको रूम से डिलीट, उसको रिमूव कीजिए। डॉक्टर दीपमाला, आप सुन रही हैं? डॉक्टर दीपमाला आप हैं? डॉक्टर नेहा, यस सर। काइंडली फाइंड आउट कि कौन लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं चैट बॉक्स में। ओके सर। चैट बॉक्स में कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है। ओके ओके। हाँ सर, यू कैन कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब ये तो सारी चीजें मैं वो बता रहा हूँ जिसमें कि हमें डायग्नोसिस करने के लिए जिन टूल्स की जरूरत है उन तक मैं आऊंगा, और कौन से टूल्स हमें अलाउड हैं और कौन से हमें अलाउड होने चाहिए वो हम गवर्नमेंट से डिमांड कर सकें, तो जिससे हमारी प्रैक्टिस और एस्टेब्लिश हो सके, डिपेंडेंसी कम हो सके, हम आगे बढ़ पाऊँ। डायग्नोसिस हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि डाइट जो मैंने अभी कहा, यूरिक एसिड में हम प्रोटीन कम देंगे। इस तरह की बहुत सारी किडनी पेशेंट है, तो हमें सपोज कोई पेशेंट हमारे पास आता है कि मेरे डायबिटिक हूँ और मेरा ट्रीटमेंट आप होम्योपैथी में ट्राई कर लीजिए, मैंने बहुत एलोपैथी दवाई खा ली, तो हमने सिजिजिन भी दे दिया, जिंदिमा भी दी, बहुत सारी दवाई से पिलेटर जो भी कुछ हमें लगा, और हमने हो सकता है कुछ उसकी शुगर कंट्रोल भी कर ली, लेकिन पता लगा कुछ दिनों बाद उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई या डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई, तो हमें उसके लिए भी डायग्नोसिस करना पड़ेगा। तो अभी हमें उसकी स्क्रीनिंग कराते रहना पड़ेगा, ताकि हम उसको देख सकें उसका कोई दूसरा ऑर्गन तो डैमेज नहीं हो रहा है ना। अच्छा, अब डायग्नोसिस हम मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं कैसे। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग वहीं से की थी, कार्डियक एलिमेंट्स हैं तो कार्डियक रेमेडी हम ज़्यादा सामने रखेंगे। मस्कुलर एलिमेंट है तो मस्कुलर जो मसल पर एक्शन करने वाली रेमेडी, बोनी एलिमेंट है तो बोन्स पर जो रेमेडीज हमारी एक्शन करती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो और बीमारी की डेप्थ कितनी है, कितना लंबा ट्रीटमेंट चलना है और कितना उसमें क्योरेबल हो पाएगा, और फिर कौन सी पोटेंसी हमें इस्तेमाल करनी है, डायग्नोसिस करके हम पोटेंसीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस रेमेडी में कौन सी डिजीज में कौन सी पोटेंसी हम इस्तेमाल करें। और कौन कर रहा है? और हमें ये भी हम इसमें कोशिश हो सकते हैं कि ऐसी वायलेंट एक्शन वाली अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर, मैंने सबको म्यूट किया हूँ। आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं सर, कोई डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहा है इसीलिए मैंने या तो वायलेंट रेमेडीज देके कई बार केस स्पॉइल हो जाते हैं, पेशेंट एक्सपायर तक हो जाते हैं, हम उनका भी डायग्नोसिस बना सकते हैं, और पोटेंसी का मैं जिक्र करूंगा अभी। डायग्नोसिस हम जनरल मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको हम डाइट बता सकते हैं, कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी एक्सेस लेनी है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, या कोई एक्सेसरी मैनेजमेंट तो नहीं करना है। फिर प्रोफाइल एक्सेस भी दे सकते हैं। अभी कोविड हुआ, कोविड में डायग्नोसिस था कोविड-19, उस कोविड-19 डायग्नोसिस की वजह से हम उसको बताते थे कि तुम्हें कोविड हो गया, तुम्हें ये प्रिकॉशन लेना है, यहाँ से आइसोलेट होना है, ऐसा क्वारंटीन होना है, जो भी होना है, तो इसकी वजह से फिर स्टेटिस्टिकल डाटा तुम बनाएंगे, डिजीज के नाम से ही बनेगा, सिम्टम्स के बेस पर हमने हजारों मिरेकल कर लिए होंगे, लेकिन हम उसका स्टेटिस्टिकल डाटा नहीं बना पाएंगे, हमें डिजीज के नेम से ही बनाना पड़ेगा। ये देखिए एक छोटा सा चार्ट दिखाता हूँ आपको, मुझे लगता है आपको शायद इसकी कॉपी की जरूरत पड़ेगी। एक तरफ प्लेन मैंने लिखा है जिसमें अपेरो बना हुआ है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी से हम शुरू होते हैं और मेंटल इमोशनल एंटिटी तक जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन, बायोकेमिकल रिएक्शंस, लिविंग टिश्यू एज ए होल, एंजाइम एंड हार्मोन्स, the secretory glands, endocrine gland, exocrine glands and peripheral nervous system, फिर master gland and CNS, फिर hypothalamus and hypophyseal axis, फिर mental and emotional entities। ये हम डायनामिक प्लेन की तरफ बॉडी को ले जाते हैं। दूसरी तरफ पोटेंसी नीचे देखिए, जहाँ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी की वजह से कोई डिजीज बन रही है, तो हम क्या करें, जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो गई, गाउट हो गया, तो हम क्या करेंगे,
मदर टिंचर लोअर पोटेंसी 1x 2x 3x इस्तेमाल करेंगे, वो सिमिलम है उसके डिजीज के। ऐसी डिजीज जो बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से बॉडी में हो रही है, जैसे गिलबर्ट सिंड्रोम या इस टाइप की जो डिजीज है या जॉन्डिस है, तो क्या होगा, हम 30 पोटेंसी से नीचे के डायल्यूशन इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उसके मैच करते हैं पोटेंसी 12C 6C 6x 12x 30x। अगर किसी पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू के ऊपर हमें एक्शन, पैंक्रियास पर एक्शन देना है, कोई टिश्यू पर एक्शन देना है, तो 30 पोटेंसी 30x 200x उससे मैच करेगा। अगर एंजाइम्स की डिजीजेज हैं, हार्मोन्स की डिजीजेज हैं, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, जो भी कुछ है, उसमें हम, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन एक ज्यादा डायनामिक है, बहुत वायलेंट एक्शन देते हैं, तो हमें मीडियम हायर पोटेंसी में जाएंगे, जैसे 200 से। अगर मान लीजिए हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर एक्शन देना है, थायराइड पर देना है, पिट्यूटरी पर देना है, या किसी पिट्यूटरी थायराइड पर देना है, या पीनियल पर देना है, या एड्रिनल ग्लैंड्स पर देना है, एक्शन देना है, तो 1m टाइप। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर हमें अगर एक्शन देना है, क्विक एक्शन देना है, तो हम क्या करेंगे, 10m पोटेंसी, अपर हायर पोटेंसी। अगर हम हाइपोथैलेमस से कोई डिजीज है, या ऐसी डिजीज जो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल एक्सिस के डिस्टर्बेंस से बन रही है, हम और बिल्कुल साइकिक बीमारियां हैं, जैसे साइकोसिस हो चुकी है, शिजोफ्रेनिया, ये वो कोई इस तरह की डिजीज अगर है, तो हम क्या करेंगे, मेंटल एंड इमोशनल लेवल पर अगर हमें, तो हम सीएम पोटेंसी, हम हाईएस्ट पॉसिबल पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे, तो वो उससे मैच करते हैं। जितना ज्यादा डायनामिक मेडिसिन, जितना ज्यादा डायनामिक हमारा डिजीज प्ले, उतना ज्यादा डायनामिक हमारी रेमेडी होनी चाहिए, तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे और एग्रावेशन मिनिमम हो जाएगा। अगर किसी केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी, सबसे नीचे वाली जहाँ लो पोटेंसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर उसमें हाईएस्ट पोटेंसी हमने इस्तेमाल की, तभी होम्योपैथिक एग्रावेशन होगा और बहुत ज्यादा होगा। तो अगर ये मैच करेंगे, तो होम्योपैथिक एग्रावेशन को भी मिनिमाइज कर पाएंगे। अब आते हैं जो मैं जिस टॉपिक पर मेन डिस्कशन था, कि हम कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए। तो होता क्या है कि नेसेसरी मेजर्स अदर देन मेडिसिन, दवाइयों के अलावा कौन से ऐसे काम है जो हमें आने चाहिए और हमें करने चाहिए, और जिसके लिए हम अलाउड हैं, जो मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले, अगर किसी का एयरवे ब्लॉक है, अंदर बलगम फंसा हुआ है, बोलस फंसा हुआ है, फॉरेन बॉडी फंसा हुआ है, और वो हमारे पास आता है, तो हम उसको हमेशा रेफर करते हैं। तो अगर हम उसको मेंटेन कर सकें कि हम फॉरेन बॉडी रिमूव कर पाएंगे, हम सक्शन कर पाए, उसका ब्रीदिंग, एयरवे, एबीसी बोलते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को हम क्लियर कर पाए, सही से चला पाए, हम सीपीआर दे पाए, हम ऑक्सीजन लगा पाए, तो हम पेशेंट को हम अपने पास रोक सकते हैं। अब किसी को लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो गया, हमने चाइना तो दे दिया, लेकिन वो ओरली तो दे रहा है ना, तो बहुत टाइम लगेगा। अगर हम उसे आईवी फ्लूइड दे पाए, तो जल्दी ठीक होगा। बीपी, किसी का बहुत ज्यादा बीपी डाउन हो गया है, तो हम आईवी फ्लूइड भी दे पाए, होम्योपैथी रेमेडीज हम उसे कंट्रोल कर लें। ऑक्सीजन, ब्लड, ऐसे से ब्लड आ गया, किसी को हीमोग्लोबिन बहुत कम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम हमेशा रेफर करते हैं, हम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज कर पाए। न्यूट्रिएंट्स, आजकल तो जो डाइट आती है, लिक्विड डाइट, आईवी डाइट भी आती है, न्यूट्रिएंट हम उसको ट्रांसफ्यूज कर पाए। छोटी मोटी सर्जरी, जैसे मान लो एपिस्टेक्सिस हो गया, तो नेजल पैक हम दे दें, या कहीं कट गया तो हम उसको ब्लीडर को हम चोक कर दें, स्टिच कर दें हल्का सा, उसके बाद हम रेफर कर दें। किसी का फ्रैक्चर हो गया, पड़ोसी का हमारे पास आया, हम इतना तो कर पाए कि हम उसके फ्रैक्चर को जल्दी से एक्सरे करके, उसको रिड्यूस करके, कच्चा प्लास्टर करके या सपोर्ट बांध के हम ऑर्थोपेडिक के पास भेज दें। इतना तो हम कर पाए, तो हमारी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी और हमारे स्पेशलाइजेशन भी सामने आएगा। नॉर्मल लेबर हमें अलाउड है, बहुत से होम्योपैथ को नहीं पता है, मैंने आरटीआई दिखाऊंगा इसमें, आज ही के लेक्चर में कुछ मैं आरटीआई लिए वो भी दिखाऊंगा। तो नॉर्मल लेबर हम कंडक्ट कर सकते हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड लेवल, उसमें हम किसी की सलाह ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, या रेफर कर सकते हैं। हम सीपीआर, डिफिब्रिलेशन, शॉक मैनेजमेंट और इवन वेंटिलेटर भी हम यूज कर सकते हैं, जो एलोपैथिक आईसीयू में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये किसी भी पैथी की तो नहीं है, धरोहर नहीं है, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसकी भी मैं आरटीआई दिखाऊंगा। 67th अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, तो हनीमैन साहब को, इसको बड़े ध्यान से आप देखिए। मोस्ट अर्जेंट केसेस, इमरजेंसी जब आती है आईसीयू में, जहाँ लाइफ का डेंजर है, और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम होम्योपैथी रेमेडी को सर्च कर पाए, सेलेक्ट कर पाए, चेस्ट से निकाल के उसके ऊपर एडमिनिस्टर कर पाए और उसका एक्शन वेट कर पाए। हमारे पास ना घंटे हैं ना कुछ, हमारे पास मिनट भी नहीं है, सेकंड्स भी नहीं है हमारे पास। सडन एक्सीडेंट, प्रीवियसली हेल्दी इंडिविजुअल में कुछ ऐसा हुआ कि एक्सफिक्सिया हो गया,
पानी में गिर गया, टब में पानी नाक में भर गया, सांस रुक गई, उससे हम होम्योपैथिक दवाई जब तक उसको ला के देंगे तो पानी निकालेंगे उसके तब कम हो जाएगी, तो हमें सपोर्ट ही देनी पड़ेगी। तो नहीं मेरे साहब क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन एस्फिक्सिया एंड सस्पेंडेड एनिमेशन फ्रॉम लाइटनिंग, बिजली गिर गई, करंट लग गया, सफोकेशन हो गया, कोई बर्फ में दब गया, ठंड में पकड़ गया, डूब गया, ऐसी चीज में इज इट एडमिसिबल एंड जुडिशियस एट ऑल इवेंट्स एज प्रिलिमिनरी मेजर टू स्टिमुलेट द इरिटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द फिजिकल लाइफ विद ए पैलिएटिव, जिनमें सब पैलिएशन की बात करते हैं सपोज में, एज फॉर इंस्टांस जेंटल इलेक्ट्रिक शॉक्स, अब इंस्ट्रूमेंट चाहिए, टूल चाहिए, क्लस्टर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफी विद स्टिमुलेंट ऑर्डर, ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ हीट, अब हमें डायथर्मी भी चाहिए, टेंस भी चाहिए, आईएफटी भी चाहिए। When this stimulation is affected, the play of vital organs again goes on its former healthy manner, or here is no disease to be removed। डिजीज नहीं है, ये कंडीशन आई थी जिसको हमें बिना मेडिसिन के हमने कंट्रोल कर दिया, और जो ऑब्स्ट्रक्शन थे उनको हमने रिमूव कर दिया। अब आगे कहते हैं कि बहुत से ऐसे पॉइजन्स हो जाते हैं, उसमें हम एल्कली फॉर मिनरल एसिड एंड हिपरसल्फ फॉर मेटेलिक पॉइजन एंड कॉफी एंड कैम्फोरा और इपिकॉक फॉर पॉइजनिंग बाई ओपियम हम थे, क्योंकि हनीमैन के साथ के समय में जो पॉइजनिंग होती थी इन चीजों से ज्यादा होती थी, ये अवेलेबल थी और इनकी ये मेडिसिन उस समय अवेलेबल थी। आजकल पॉइजनिंग तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और ये वाली पॉइजनिंग, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग बहुत सारी होती है, तो उनके फिर रेमेडीज भी अलग हो जाती है। ऐसे में एक्टिव चारकोल या हम उसको लावाज करते हैं, वॉमिटिंग कराते हैं, तो कोई पैथी नहीं है, ये हमें करना आना चाहिए, और इसके लिए भी हमें टूल्स हमारे पास मॉडर्न टूल्स होने चाहिए। अब कई चीजें ऐसी हैं जो हम गवर्नमेंट हमें राइट नहीं देती, देयर आर सम रंबल रिस्ट्रिक्शन वे ऑफ मॉडर्नाइज होम्योपैथी। क्या क्या दिक्कतें हमारे साथ है, ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इवन जनरल पब्लिक, इवन डॉक्टर्स होम्योपैथी के और इवन पेशेंट्स, उन्हें नहीं पता कि सलाइन, इंट्रावीनस यूज ऑफ सलाइन, सप्लीमेंट्स इंट्रावीसन इन्फ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये होम्योपैथी का पार्ट नहीं, वो ये सोचते हैं। ये तो किसी भी पैथी का नहीं है, क्योंकि तो सप्लीमेंटेशन है। राइट ट्यूब किसी के मुंह से नहीं खा पा रहा, राइट ट्यूब डाल दी, उससे हम खाना दे दें, तो इसमें कौन सी पैथी आती है। यूरिन नहीं पास हो रहा, बिस्तर पे लेटा है, बिस्तर में करा, हमने फोलिक कैथेटर लगा के बैग में करा दिया, तो कौन सी पैथी हर्ट हो गई। वेंटिलेटर, अगर सांस नहीं आ रही तो वेंटिलेट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है। छोटी मोटी सर्जरी, एफएनएसी के लिए हमने जरा सा उसके ट्यूमर में से एक सिरिंज लगा के पानी खींच के हमने भेज दिया जांच के लिए, तो इसमें कौन सी परेशानी हो गई। ईसीजी हमने कर दिया तो क्या दिक्कत है। इकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासाउंड मशीन से होती है, वो अलाउड नहीं है, तो चलो छोड़िए उसको, टीएमटी तो कर ही सकते हैं। पैथोलॉजिकल टेस्ट, पैथोलॉजी तो हमने पूरी पढ़ी थी, तो हमें उसको क्यों नहीं। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे तो कर ही सकते हैं, उसमें तो हमें किसी पीएनडीटी की जरूरत नहीं होती। अब आइए एम्प्लॉयमेंट ऑफ जो ऑक्सीलरी मेजर्स, क्योंकि क्या क्या है। सबसे पहले एबीसी, एयर वे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को ठीक करें। पॉली कैथोडर डाल के ब्लैडर को अप्लाई करें। फ्लैटेस्ट ट्यूब, जिससे कि हम गैस पास करा सकते हैं पेशेंट की, अगर हमारा ऑब्स्ट्रक्शन का केस है इंटेस्टाइनल का। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन मास्क लगा के हम ऑक्सीजन दे पाए, जरूरत पड़े तो बाईपैप मशीन तो लेमैन घर में रखता है, घर में कहते हैं कि भाई हम वो तो सांस की परेशानी, तो घर में तो बाईपैप मशीन हमारे रहती है, हम तो लगाते हैं। पेशेंट लगा सकते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, लगाइए। गैस्ट्रिक लावाज जो मैंने अभी डिस्कस किया, पॉइजन के एंटीडोट कर सकते हैं, डिफिब्रिलेशन कर सकते हैं कार्डियक अरेस्ट में या अरिथमिया में। फ्रैक्चर्स को आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, बुक्स को आप सूचक दे सकते हैं, तो जिसके भी आरटीआई आई हुई है। और उसके बाद अगर जो एयर वे को सक्शन करके, बहुत सारे ऐसे हैं। अब ये आरटीआई देखिए, मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उसमें जवाब ये आया था कि होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 की धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सकों को होम्योपैथी के द्वारा ही चिकित्सा करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात, करनी ही चाहिए। और आवश्यकता अनुसार रोगियों के खान पान व अन्य तरीके जैसे ग्लूकोज, सलाइन, ऑक्सीजन वगैरह का देना भी उनके द्वारा अपनाए जा सकते हैं, अगर संबंधित चिकित्सक ने उपरोक्त की शिक्षा अपनी ट्रेनिंग शिक्षा के दौरान ट्रेनिंग ली हो। जब हम इंटर्नशिप करते हैं 6 महीने की एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में, वहाँ यही तो हो रहा होता है। होम्योपैथी हॉस्पिटल में भले ही कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन जब 6 महीने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा जाता है तो यही सीखने भेजा जाता है कि आपको ये सब कैसे करना है। तो उन्होंने कहा था कि आप कर सकते हैं, तो ये सामने है आपके, और ऑक्सीजन के आगे वगैरह है, वगैरह का मतलब बाईपैप, सीपैप, वेंटिलेटर सारे उसके अंदर आ गए, और उसके अंदर ग्लूकोज, सलाइन, ऑक्सीजन के बाद ब्लड भी आ गया, क्योंकि ब्लड की मेडिसिन नहीं है, वगैरह दे सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सप्लीमेंटेशन रूटीन डायग्नोस्टिक मेथड से कर सकते हैं, नेबुलाइज कर सकते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के साथ, डायल ट्यूब डाल सकते हैं खाना देने के लिए या मदर टिंचर वगैरह दवाई देने के लिए, और
आप काउंसलिंग कर सकते हैं पेशेंट की। एक किस के बारे में जरा सा बीच में डाल दो कि NAION करके एक बीमारी होती है, एक बांग्लादेश का ये मेल है, बांग्लादेश का पेशेंट था, उसको नॉन आर्थराइटिक इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी हुई डायबिटीज मेलाइटिस 2 की वजह से। उसके राइट आई में जो है दिक्कत हो गई, दिखना बंद हो गया, ऑप्टिक डिस्क में स्वेलिंग आई और विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो गया, और उसके बाद जो है उसको विजन लॉस हो गया राइट आई। ये इसमें डिटेल दिया है, विजन फॉगी, क्लाउडी, स्पेस, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा केस टेकिंग इसमें मेरे पास नहीं है, बहुत पैथोलॉजिकल टर्म्स मेरे पास है। ऑप्टिक डिस्क फेल है और उसमें जो है विजन ऐसा है वैसा, मैं आगे डिस्कस करूँगा। नॉन आर्थराइटिक इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी का पेशेंट है, इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरी नहीं है क्योंकि नॉन आर्थराइटिक है, इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है। इसका मतलब ये सिस्टमिक होगा रादर देन लोकल, क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरी होता उसी जगह पर होता तो लोकल होता। इसका मतलब ये लोकल नहीं सिस्टमिक, क्योंकि डायबिटीज कैसे सिस्टमिक डिजीज में आएगा। लोकल रीजन में इस्केमिया हुआ है जिसकी वजह से उसको ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो गई और उसको परफेक्ट लोकल वास्कुलर इनसफिशिएंसी, वहां पर ब्लड सप्लाई कम हो गई। इसके बाद इस्केमिक एज वेल एज नर्व इंजरीज देयर, कोई नर्व भी इंजर्ड हुई तो ऐसा लगता है कि इंजरी, नर्व इंजरी, इस्केमिक इंजरी, क्या क्या आर्निका, हाइपेरिकम, डेट्रम, सब ऐसी दवाइयाँ आप सबकी हमारे दिमाग में आने लगती है कि डायबिटीज मेलाइटिस उसको है। तो आर्निका और नेट्रम सल्फ इस्केमिक इंजरी में दोनों में काम आती है, नर्व इंजरी में काम आती है, क्रोनिक हेड इंजरी में भी काम आती है, और डायबिटीज की दोनों बहुत अच्छी दवा है। नेट्रम सल्फ तो बहुत ही अच्छी दवा है डायबिटीज की है। अब रिपर्टरी देखिए, डायबिटीज मेलाइटिस में आपको आर्निका दिख रहा है, हाईलाइट करे हुए, नेट्रम सल्फ दिख रहा, औरों को छोड़ दीजिए जो हमने सेट किए उन्हें देखा, दोनों में डायबिटीज मौजूद है। क्रोनिक एलिमेंट्स फ्रॉम डायबिटीज में आर्निका फर्स्ट ग्रेड और नेट्रम सल्फ हमारा सेकंड ग्रेड में, ये भी मौजूद, थर्ड ग्रेड में ये भी मौजूद है। इंजरीज ऑफ द हेड, आर्निका और नेट्रम सल्फ दोनों फर्स्ट ग्रेड है। और इंजरी टू दी आई, आर्निका, और इंजरी टू दी हेड में आर्निका और नेट्रम सल्फ। तो हमने जो पहले पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस से रेमेडी निकाली थी वही रेमेडी तो रिपर्टरी में। तो हमने तो इसमें होम्योपैथी टाइप से केस टेकिंग नहीं की, हमने तो मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल किया, फंडोस्कोपी की, रेटिनोस्कोपी की, डायग्नोसिस सामने आया और हमने उसके हिसाब से मेडिसिन निकाल दी। तो ये तो सारा का सारा रिपोर्टरी भी कोई बोलती है, तो ये एक नया रास्ता हमारे पास आ सकता है सही मेडिसिन को ढूंढने के लिए। अब हमने मेडिसिन दी, कैसे दी? नेट्रम सल्फ 200 एक हफ्ते में 1 बूंद, और आर्निका मॉन्टिना 30 दिन में 3 बार। अब क्या कहता है पेशेंट, देखिए, थैंक्स टू यू फॉर योर ट्रीटमेंट एंड एडवाइस अकॉर्डिंगली, आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन एवरी टाइम एंड आई फील लिटिल बेटर। और क्या क्या हुआ? विदाउट ग्लास फ्रॉम आई कैन वॉक इन मॉर्निंग टू आफ्टरनून, टाइम इन सनलाइट बट नॉट इवनिंग। तो सुबह से लेकर दोपहर तक उसको दिखना भी शुरू हो गया, चलना भी शुरू हो गया। और कितने दिन? 20 दिन के बाद। एक और छोटा सा केस बता दूं, बहुत बड़ा नेजल पॉलिप है, एक सीनियर सिटीजन है, टाइम, तो इसमें जो है ट्रीटमेंट लेना, दुनिया भर में ट्रीटमेंट लेता है। अब डायग्नोसिस क्या बनता है? पोलियो, फैट डिजायर, स्वीट डिजायर, वार्म फूड, लीव पिपल, पोलियो, लिविंग इजीली। तो ये हमने एक पटरी में देख लिया, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया नेट्रम आर्स फॉस्फोरस मेडिसिन हमारे सामने आ गया। ये जो केस टेकिंग है ये मैंने होम्योपैथिक तरीके से जैसे आज तक ट्रेडिशनल हुई है उस तरह से करने की कोशिश की है। तो मेंटल्स नहीं है, क्योंकि मेंटल कोई मिला ही नहीं। लेकिन उधर एक डायग्नोसिस हमारे पास है, नेजल पोलिप, जो हमने उसकी नेजल एंडोस्कोपी से डायग्नोस करा। कैलकेरिया फॉस वाले पर्टिकुलर, और सिम्टम डिसअपीयर्ड विद इन ए वीक, 1 वीक के अंदर सिम्टम गायब हो। अब अगर हम इसको वैसे देखते हैं डायग्नोसिस के बेस पर, तो पोलिप के नाम से हमारे पास फॉस्फोरस रेमेडी नंबर 1, पोलिप बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, कैलकेरिया में पोलिप्स होते हैं, थूजा में पोलिप्स होते हैं, और कैलकेरिया फॉस में बहुत सारे पोलिप होते हैं, और नेजल पोलिप में तो कैलकेरिया फॉस कैसे रहते हैं। ये पोलिप पर दिख रहे हैं, ये मेरे हाथ की करी हुई एंडोस्कोपी, ऊपर क्लियर कट दिखाई दे रहा है, और नीचे वाले में एक भी पोलिप नहीं दिख रहा। एक राइट नॉस्ट्रिल का हल्का सा रह गया, बाकी सारे एक पर्टिकुलर जो होते हैं ये हमारे डिजीज सिम्टम्स होते हैं, इसके बेस पर भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसा लगता है इस पेशेंट को नाक बंद है, पुरुलेंट ब्लडी नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, फेस में बहुत बड़ी स्वेलिंग है, बहुत पेन हो रहा है, पूरे बोन में, मेलर बोन, फ्रंटल एमिनेंस, मैक्सिला में पेन है, कटरल हेडेक है, झुकने से बढ़ता है, नाक में भयंकर पोलिप है, भयंकर ब्लीडिंग चल रही है, नाक से आवाज आ रही है, रैनोलेलिया हो रहा है, टेस्ट मीठा है। सिम्टम, सारे सिम्टम को एवेल्युएट कर दिया, कोई सिम्टम नहीं छोड़ा, सबको ही कन्वर्ट किया रूब्रिक में।
इतने सारे सिम्टम अभी एक पर्टिकुलर्स को लेके इतने सारे सिम्टम हमारे सामने आ गए, कितना डिफिकल्ट टास्क हो गया। इसमें हम शॉर्ट में जा सकते थे, रेमेडी की आई फॉस्फोरस। अब मैंने अभी इससे पहले भी डिस्कस किया था कि फॉस्फोरस कैल्केरिया थ्रूजा कैल्केरिया मैंने अभी बताया था कि पोलिप्स की बहुत अच्छी दवाई है। अब फॉस्फोरस तो उसके सिम्टम, अगर फॉस्फोरस के दिखते हैं फॉस्फोरस देंगे, 100 में दिया, इतना बड़ा पोलिप अंदर कि उसकी आंख तक बंद थी, कितना सूजा हुआ। और 1 महीने के बाद एक ही डोज में, इसका आप सेकंड फोटो देख सकते हैं, आंख भी खुल गई है, थोड़ा चेहरा भी उसका डाउन हुआ है और पहले से इम्प्रूव हुआ है। लेकिन पोलिप इतना बड़ा है अंदर कि उसको डिजोल्व होने में पता नहीं कितना समय लगेगा, पूरा होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता, अभी पेशेंट फॉलो में आएगा, देखते हैं। तो अब ये हो सकता है सर्जिकल केस हो, लेकिन जितना इंप्रूवमेंट होम्योपैथी दे सकती थी उसने उतना दिया, थोड़ा लिक्विड खाने लगा। ऐसी डायग्नोसिस जो करा पीपीएच का डायग्नोसिस करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी केस मैं शॉर्ट में डिस्कस करके आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई पेशेंट की, अपनी हॉस्पिटल में हुई मेरे पास। उसके बाद उसको 12-13 घंटे के बाद जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज। बीपी घट के रह गया 20/0, ऊपर का 20 नीचे का पता ही नहीं। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 6% रह गया, हार्ट रेट 110 हो गई, रेस्पिरेटरी रेट 30 हो गई, और ठंड के साथ उसको फिट्स आने शुरू हो गए। अब पेशेंट को आईसीयू उसमें ओटी के अंदर शिफ्ट किया जल्दी से, और इमीडिएटली उसको डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन और डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, जो वहाँ की एलोपैथिक टीम है मेरे अस्पताल की, ऑक्सीटोसिन, मेसोप्रोस्टोल, मेथर्जीन, टेनेक्सा, एथैम्सिलेट, सारे के सारे दे दिए। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं, पेशेंट कोलैप्स करने को तैयार है। तब फिर उनको ध्यान आया कि हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट करें। तो वहाँ के जो गायनी सर्जन है उसने मुझे कॉल किया, मैं ओटी में गया। तो सबसे पहले यही समझाया कि जो ब्लीडिंग हो रही है, पहले ब्लीडिंग की आप उनको क्लिप करो। तो सर्जन ने इमीडिएटली सारे के सारे जितने भी ब्लीडिंग पॉइंट सबको क्लिप किया, सबको ब्लीडर को आर्टरी फोर्सेप्स से ब्लॉक करके उसको कंट्रोल किया, और ब्लीडिंग रुकने के बाद जो है आरबीसी चढ़ाने शुरू कर दिया उस पेशेंट को, बहुत फास्ट करके। अब टेंशन हो रही थी इसको मैं चाइना दूं या कौन सी वाइटल फ्लूइड है, ब्लड का लॉस है, और बिल्कुल कोलैप्स कंडीशन है, कार्बोवेज में जाऊं या किस में जाऊं। लेकिन नर्व की रिपर्टरी में कभी पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, किसी टीचर ने डांटा था इसी समय कि ये रूब्रिक तुमने क्यों नहीं सही से बताया। वो याद आया, क्या था, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम में, अगर उसमें देखेंगे रिपर्टरी में, जनरल्स में फेंटनेस, हीमरेज, पोस्टमार्टम फ्रॉम, पूरा का पूरा रूब्रिक दिया हुआ था। जनरल, फेंटनेस, हीमरेज, पोस्टमार्टम फ्रॉम, कौन सी रेमेडी, अकेली इपिका। उस समय जो ओटी के अंदर भी मैंने होम्योपैथी चेस्ट बनाया हुआ है, वहां से इपिका 200 उसमें था, इमीडिएटली दिया ऑक्सीजन मास्क के अंदर, और 5 सेकंड्स के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे बीपी शूट अप कर गया 180, 135, SpO2 92%, और पल्स 125, और रेस्पिरेटरी रेट 21 के आसपास आ गया, और शेकिंग, मॉर्निंग, रोना धोना कम हो गया, और यूट्रस में कंट्रैक्शन पेन स्टार्ट हुआ। इपीकॉक का इतना फास्ट एक्शन, इपीकॉक ने क्या किया, जो सपोर्टिव मेजर्स चल रहे थे उनको उसने बूस्ट अप कर दिया, और ऑब्स्टेकल हटा के उसको ट्रीट किया। इसके बाद हेमामिलिस ट्यूब से गॉज भर के उसको अंदर बीटाडीन और हेमामिलिस मिला के ट्यूब अंदर पैकिंग कर दी गई, और चाइना 200 3-3 घंटे को उसके बाद कर दिया गया, और 12 घंटे बाद पेशेंट ने खाना खाना शुरू कर दिया था। ऐसे में ये सिद्ध होता है कि गॉजा ओकेजनलिस में ब्लीडिंग बंद की गई उनके द्वारा, होम्योपैथी ने इमरजेंसी में इपीकॉक ने चमत्कार करके उसे बचाया। तो ऐसी कोई सी नहीं, ऐसी कंडीशंस में होम्योपैथी का इंटीग्रेशन एलोपैथी के साथ बड़े अच्छी तरीके से किया जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे पास काफी सारे टूल्स भी होने चाहिए। अब अगर इसमें देखें, जो हेड साहब ने जो लिखा कि पीपीएच के बारे में, व्हेन आई से hemorrhages, I do not mean those cut from arteries. I mean hemorrhage from hemorrhage where surgery must come in. I mean such a uterine hemorrhage, hemorrhages from the kidney, hemorrhage from the bowels or stomach, and hemorrhage from the lungs. You must know the remedies in hemorrhages. अब हमें कौन से ऑर्गन से हो रही है, कहाँ से हो रही है, ये हमें सारा समझना पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसे टूल्स चाहिए जो हम डायग्नोसिस बना सकें, और उसके डायग्नोसिस के बनाने के बाद ही हम बेटर आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाएंगे। उन्होंने भी इपीकॉक इसमें सर्च किया, लास्ट में लिखा हुआ है, all her power seems to go with a little gush of blood, ipecac will cure and end the menstrual flow normally. लिखा ipecac will cure and end the menstrual flow normally.
ये इपिकॉक की मैंने जो मेट्रोमेड का कन्वर्ट किया, एक्चुअली मैंने टेक्स्ट बुक भी लिखी है, थेराप्यूटिक्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिका इन यूनिवर्सल मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो इपिकॉक को मैंने ऐसे डिफाइन किया कि मलेरिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मेट्रोरेजिया, पीपीएच, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियल अस्थमा, इतने उसके अंदर डिजीजेज हैं, और उनके लिए यही इन्वेस्टिगेशन की हमें जरूरत है, और इन्वेस्टिगेशन करने में हमें रिजल्ट ये वाले आते हैं। अगर ये रिजल्ट आते हैं तो हम इपिकॉक सोच सकते हैं। ये पूरी की पूरी मेट्रिया को मैंने मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, तो ये उसी को यूज करके मैंने इसमें किया। ये शॉर्ट तरीका जो पूरी साहब का या पेरेंट्स साहब का सबके सपना था कि हम उसे बल्ब को कम कर सकें ताकि लोग समझ सकें, इजीली समझ सकें, इसकी एक रिपोर्टिविटी आ गई थोड़ा इजी। अब रिपोर्टाइजेशन होम्योपैथिक तरीके से किया, इसका सारा मैंने बहुत सारे लोगों के लिए तमाम सारे चिल, राइगर, हिमरेज, ये वो सब टिपिकल वाज द फर्स्ट रेमेडी। तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ी थी, इतना सारा रिपोर्टाइज करने? क्लिनिकली हमें पता होना चाहिए। तो बाद में चाइना थर्ड पे था, चाइना में देने था। अब दूसरे तरीके से अगर हम इसको एनालाइज करें कि कैसे रूप, कौन कौन से रूप हमारे पास इपिकॉक कवर कर रही है और कौन कौन से रूप इपिकॉक कवर नहीं कर रही, ये मैंने उनको भी सेलेक्ट करने की कोशिश की। बात क्लियर कट आ रहा है। मेट्रोरेजिया डिलीवरी ड्यूरिंग, मेट्रोरेजिया गशिंग डिलीवरी ड्यूरिंग। अब डिलीवरी के ड्यूरिंग मानो बाद में हुआ, कोई बात आगे ऊपर दिया भी है, मेट्रोरेजिया डिलीवरी आफ्टर दिया भी है। ऐसे ही जब ये मेंटल सिम्टम वाला केस है, इसको छोड़ देंगे, चलो मैं बता ही देता हूँ। ये एक कार्डलेस का केस था। इस केस में हमने क्या किया, ये बहुत ही शर्मीली लेडी थी, कुछ भी बता नहीं रही थी, बहुत शांत बिल्कुल, और डार्क कॉम्प्लेक्शन, रिगिड मस्कुलेचर, और वर्स जनरल्स क्या थे इसके, वर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट इन बाथिंग एंड सेंसिटिव टू वार्म टेम्प वेदर। ये इसको प्रॉब्लम थी। हर चीज के सिर हिला के जवाब देती थी, हाँ या ना में। कुछ भी बचपन में टॉन्सिल रह चुके थे, ऑपरेशन हो गया था, और कोई भी आंसर कैसे दे रही है, सिर्फ तो आंसरिंग, अवॉइड टू आंसर, आंसरिंग जेस्चर्स विद टिमिडिटी, एयर ओपन एमुलेटेड, ब्रेकफास्ट आफ्टर एग्रेवेट, बाथिंग एग्रेवेट, वार्म वेट एग्रेवेट, और ब्रीदिंग ऑर्डर ऑफेंसिव। ये सिम्टम इसके लिए। हर चीज को सिर हिला के बोलना। कार्बोनियम सल्फ वाज द रेमेडी, क्योंकि कार्बोनियम सल्फ वो रेमेडी थी जिसमें हमारे सारे सिम्टम कवर हो रहे थे। एक डोज और 1 mg और सेक्लेर हेयर आपके सामने। ये जो मतलब जितना हेयर को ग्रो करने में समय लगता है वो तो लगना है, और छोटे छोटे हेयर माथे पर और भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही हार्ट पेरेट का कैंसर, ये भी कैसे डायग्नोस हो गया, क्योंकि इसमें क्या था, ये कैंसर, ये खाली तो कैमरे से फोटो ली हुई है, इसकी बायोप्सी कराने के बाद पता चला दिस इज कैंसर। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि अगर ये कट लग गया बायोप्सी से गया, ये गोल गोल जब था तो हमें ये लगता था कि कोई ट्यूमर बन गया या कोई सिस्ट है या कोई पोलिप टाइप की है, तो हम रेमेडी नहीं समझ पा रहे थे कि अगर से हम पोलिप मानते हैं तो कैल्केरिया कार फॉस्फोरस वाले और कैल्केरिया फॉस वाले ग्रुप में जाते हैं। अगर ट्यूमर मानते हैं तो कोनियम वाले में या इसमें कैल्केरिया फ्लोर वाले या फाइब्रोलक्का वाले ग्रुप में जाते हैं। लेकिन जब पता चला ये कैंसर है, बोनी हार्डनेस, हमने कैल्केरिया फ्लोर भी सोचा होगा, लेकिन जैसे ही इसका डायग्नोसिस बना, कार्सिनोसिस बनम की डोज देके हेक्ला नंबर 30, हेक्ला नंबर 30 का कमाल देखिएगा, सुख कहाँ पहुंच गया, सीधा अंदर, बहुत इंप्रूवमेंट, एकदम से रिग्रेस क्लोज हो गया। तो ये होता है डायग्नोसिस की वजह, टूल्स की वजह से। ये केस है कैंसर स्टमक, आप देखिए इसमें एडेनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक है, एम्स ने इसको किया, बहुत पुराना केस है। ये ट्यूमर दिखाई दे रहा है, इसमें रिपोर्ट है, इसमें कैंसर है। सिम्टम्स, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं, वो काफी लगती है, पसीना बहुत आता है, स्पाइसेस पसंद है, सॉल्ट पसंद है, स्वीट पूरी लगती है, अंडे हजम नहीं होते। अब ये सब होम्योपैथिक स्टेकिंग तम्बाकू बहुत खाया था। क्या क्या सिम्टम, केवल कुंड रहेगा, कैसे, पर्टिकुलर्स केवल, पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मेटेरियल का भाई विलियम बोरी, वो उठाइए, क्लिनिकल और पर्टिकुलर देखिए, क्लिनिकल में क्लिनिकल लिखा हुआ है, उसी को देख के दवाई दे पेशेंट वाले को। और आगे अगर आप देखेंगे एम्स में फिर से इसकी रिपोर्ट हुई, उसके बाद ये एम्स की रिपोर्ट है, और उसकी रिपोर्ट भी साथ में लगी, दिखाऊंगा। मेरे पास नो ट्यूमर,
तो ये कैसे डायग्नोसिस, इसके लिए ये रिपोर्ट नेगेटिव कैंसर के लिए। तो ये सब हमें क्या पता चलता है कि जब हमारे पास डायग्नोसिस अगर है, इनने ऐसे टूल्स इस्तेमाल किए, तो अब इसका निचोड़ ये निकलता है, मेरे जो विचार में निकलता है कि हर होम्योपैथी डॉक्टर को इतना जरूर करना चाहिए कि कुछ डायग्नोसिस करने के लिए उसके पास हो ऐसे इक्विपमेंट्स हो जिनको वो यूज कर सके, उससे वो ट्रीटमेंट दे सके और उनसे वो अपनी प्रैक्टिस को एनहांस कर सके। मैं ये नहीं कहता कि एमआरआई लगा लें या कुछ कर लें, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि ऐसे टूल्स रखें जो उनके मतलब के हों, जो उनको यूज कर सकें। जैसे आप क्या रख सकते हैं, मैं कुछ का नाम बता दूं। एक्सरे मशीन आप लगा सकते हैं, उसमें किसी लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं है, AERB का लाइसेंस किसी को भी मिल सकता है। आप ECG मशीन रखिए, ECG मशीन के ऊपर कोई बैन नहीं है कि ECG कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। आप इसकी लंग्स के लिए PFT मशीन रख सकते हैं, PFT मशीन में रेस्पिरोमीटर रख सकते हैं, उसमें आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आप करिए, लंग फंक्शन टेस्ट इसको बोलते हैं, ब्रीदिंग के लिए बहुत लोगों के पास होता है। यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट आप कर सकते हैं, उसमें किसी उसकी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। कई सारी ऐसी मॉडलिटीज हैं। नेजल एंडोस्कोपी आप कर सकते हैं, फोटोस्कोपी आप कर सकते हैं, लेरिंगोस्कोपी आप कर सकते हैं। इसमें आप पूरी तरह से आप सक्षम हैं, आपको कोई इसमें रोकने वाला नहीं है। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको कोई भी नहीं करेगा, और उसकी टूल्स के इस्तेमाल से आपका डायग्नोसिस परफेक्ट होने के बाद आप बहुत बोल्डली ट्रीटमेंट कर सकते हैं और विद एविडेंस। अब ये केस छोटा सा ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ। कोई आप सोच सकते हैं डायग्नोसिस क्या होगा, ये इंक्यूबेटस नहीं है, ये बेड सोर्स नहीं है, ये क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस है। इस पेशेंट को स्किन की टीबी है, अब एलोपैथी में ठीक नहीं हुई थी। इस केस को आप देखिए, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट के साथ लगाया, कितना सारा हीलिंग होती चली जा रही। 3 महीने में बहुत भयंकर हीलिंग, बहुत छोटे छोटे रह गए थे और बाद में इसकी लगभग ठीक हो गए कंप्लीट। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको डायग्नोस किया। ये है क्या 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 लिए सिम्टम? डीप अल्सर्स विद कॉपियस लिकोरस डिस्चार्ज, elevated ulcer, elevated indurated margin and indolent ulcers, ऐसा पर्टिकुलर कार्बोनियम सल्फाइड, तमाम सारी इसमें रेमेडीज आगे निकल के आते हैं। तो ये हाँ सर, अब स्टॉप करेंगे क्योंकि समय नहीं है हमारे पास में, 2 मिनट बचा है। ठीक है, मैं इसको अपना फास्ट करके बता देता हूँ। एक्चुअली बहुत लंबा ये बन गया। तो जो मैंने आपको कुछ चीजें बताई, उन चीजों को आप ध्यान रखिए। ऐसे टिप्स हैं, उनको आप जैसे आप क्लियर के लिए अपना अपना फॉग टेस्ट कर सकते हैं, रीनी टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आप अपने पास रखिए और इन इक्विपमेंटों मॉडर्न इक्विपमेंट से अपनी प्रैक्टिस को साइंटिफिक बना के और बेटर करके आप चल सकते हैं। समय की वजह से मैं और ज्यादा इक्विपमेंट्स के नाम नहीं ले पाऊँ, कभी नेक्स्ट टाइम समय मिलेगा फिर मैं आपके सामने आऊँगा। आशा है आपको कुछ समझ में आया होगा। जो मैंने समझाने की कोशिश की है कि हमें मॉडर्न बनने के लिए, साइंटिफिक बनने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी और उसमें बोल्ड होकर हमें इलाज करना, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, ताकि धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर रजनीश, आपने बहुत अच्छा हाईलाइट्स किया है कि हम लोगों को ये टेक्नोलॉजी है, और आपने इस बात को भी प्रूफ किया है कि डॉक्टर हैनीमैन भी इसके विरोध में नहीं थे। और आप अगर पढ़ेंगे क्रॉनिक डिजीज में और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, आपने जिसका की बहुत सारा चर्चा भी किया है। इवन मेट्रा मेडिका प्यूरा से लेकर के आज तक के जितने भी मेट्रा मेडिका हुए और जितने भी रिपोर्टरीज हुए, आप देखेंगे वहाँ पर पैथोलॉजिकल टर्म्स का यूज किया गया। अगर पैथोलॉजिकल का टर्म्स का यूज हो गया है तो उनको कैसे पता चला कि डायबिटीज है, ये डायबिटीज का नाम है, तो कुछ ना कुछ तो। और अब तो देखेंगे, आप गडारोपस की बात कर रहे थे, अभी सिंथेसिस रिपोर्टरी की बात कर रहे थे, तो उसमें ऐसे कई एक रूब्रिक्स आ गए हैं जो कि जैसे इवन केंट रिपोर्टरी में, मेट्रिया मेडिका केंट रिपोर्टरी में कैंसर वर्ड का यूज किया गया है। तो कैंसर वर्ड को कहने के लिए आपके पास में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको देता है, आपको ये डायग्नोस्टिक टूल्स से। अच्छा, डायग्नोस्टिक टूल्स का जो विरोध है लोग कहते हैं नहीं, पैथोलॉजी नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोलॉजी को समझना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो जो विरोध करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम खाली सिम्टम्स से देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिम्टम्स? सिम्टम्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम खाली जो पूछ लेती है, वो तो एक सब्जेक्टिव सिम्टम्स होता है, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स होता है। तो
सब्जेक्टिव सिम्टम्स तो आप पेशेंट से पूछ रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स के कई एक आयाम हो सकते हैं। एक तो हो गया कि आप पेशेंट से को देख रहे हो, तो देखने के लिए क्या हुआ, जब हम एक्सटर्नल देखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो फिजिकल कर है, और अगर इंटरनली देखते हैं तो हमको जाना ही पड़ता है। तो आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। दूसरी बात जो हमारा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट कहता है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर आप ये है तो आपने इसका पूरा डायग्नोस्टिक टूल्स को अप्लाई किया। आप अगर अपने क्लिनिक में नहीं रख सकते हो तो इसके लिए आप अलग व्यवस्था भी एक साइड में रख सकते हो, लेकिन आपने बड़ा अच्छा बोला, बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आप तो रजनीश जी, आपने इतना अच्छा पॉइंट्स को लाया है और बहुत सारी बातें थी करने के लिए, लेकिन अब समय नहीं, हम लोग 1 मिनट क्रॉस कर रहे हैं, तो आप अपना पीपीटी को अब हटा ही लीजिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेहा जी। एंड नाउ यू कैन हैंड ओवर द सेशन टू डॉक्टर अंजनी और डॉक्टर धनेश जी। धन्यवाद डॉक्टर रजनीश जी का, जिन्होंने हमें इस टॉपिक के ऊपर नॉलेज शेयरिंग सेशन दिया, जिसमें उन्होंने बताया टेक्नोलॉजी से हम कैसे अपनी प्रैक्टिस अपडेट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि अगर ये चीज ऑलरेडी हम बीएचएमएस के करिकुलम में इनकलकेट करें तो उससे ये होगा कि हमारे को आगे जाके लीगली या एथिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके ऊपर काफी अच्छा सेशन रहा और इस तरह के और भी सेशन आगे होने चाहिए जिसमें हमें इस चीज के ऊपर और नॉलेज मिले। तो अब मैं अपने इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ सेशन डॉक्टर अजनी जी को।